ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ तक लास्ट लेक्चर में हुआ था। हम लोगों ने प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा था सी मैक्स, टी मैक्स है ना, ए यू सी, एरिया अंडर द कर्व। ओके, इसी को कंटिन्यू करना, अभी वो कंप्लीट नहीं होता वो टॉपिक। ए यू सी मीन्स एरिया अंडर द कर्व। ओके, नाउ what are the different method for the measurement of AUC, area under the curve? AUC अब आ गया आपके पास ग्राफ में, उसको आप मेजर कैसे करोगे? ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट मेथड। फर्स्ट वन इज ट्रेपेजॉइड मेथड। ट्रेपेजॉइड अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है ट्रेपेजॉइड? जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 2 पैरेलल होते हैं, है ना, 2 पैरेलल होते हैं। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप अगर देखेंगे इस तरह की चीज है ना, ये 2 पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, दीज आर trapezoid. Okay, so first method is known as trapezoidal method. It is the most common method for the estimation of AUC. बेसिकली बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जो भी आपके ग्राफ आए हैं उसको आपको डिवाइड करनी है अलग अलग ट्रेपेजॉइड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके एक ग्राफ आ गए टोटल एरिया अंडर द कर्व, उसको जितने भी आप ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट कर सकते हो उसको डिवाइड करनी है और हर ट्रेपेजॉइड की एरिया काउंट करनी है। सो इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ estimation of or measurement of AUC. Basically divide plasma concentration time profile into number of trapezoid. Okay, after dividing you should count the total number of trapezoid and find the area. Okay, total area of trapezoid will approximate the area under the curve. More number of trapezoid it will show more accuracy. जितने ज्यादा ट्रेपेजॉइड होंगे उतने ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजॉइड, जो अभी आपको मैंने ग्राफ दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ आपके आ गए। ठीक है, इस तरह के वाई एक्सिस पे क्या है कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, जो ग्राफ आपने ऑब्टेन किया वो इस तरह के हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। ठीक है, पहले जितने भी एरिया उसको आप ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट कर दो और ईच ट्रेपेजॉइड का एरिया काउंट करना। ओके, सो एरिया ऑफ वन ट्रेपेजॉइड इज C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन 2। अब आप देख लो यहाँ पे C1 C2 क्या है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा C और टाइम रिप्रेजेंट कर रहा T। ओके, ये वाले ट्रेपेजॉइड है C2, इससे पहले जो है वो ट्रेपेजॉइड नहीं है, ट्रायंगल है। तो इसका अगर एरिया काउंट करना होगा तो ट्रायंगल का जो एरिया वो काउंट करना होगा। ठीक है, 1 अपॉन 2 अपॉन जो भी है। ठीक है, ये देख लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रेपेजॉइड नहीं है, ये ट्रेपेजॉइड है। C2 minus C1, that means final concentration minus initial concentration in bracket final time initial time divided by 2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने लिखा हुआ। अब जब आप टोटल एरिया काउंट करेंगे C1 प्लस C2 T2 माइनस T1 अपॉन 2, फिर सेम उसके बाद, तो ये फाइनल हो जाएगा आपके टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड और एरिया ऑफ टोटल ट्रेपेजॉइड। फॉर एग्जांपल अगर आपके n इज इक्वल टू 5 है टोटल नंबर ट्रेपेजॉइड के, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे C5 माइनस 1 C4 प्लस C5 इन ब्रैकेट C5 T5 प्लस 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे Tn माइनस 1, लेकिन हमने क्या लिखा 1 माइनस Tn। दोनों में डिफरेंस है, 1 माइनस Tn
और Tn-1 दोनों में डिफरेंस है, एक पॉजिटिव भी आएगा एक नेगेटिव में, और हमें नेगेटिव में पुट करनी है वैल्यू, इसलिए 1 माइनस Tn दिया। अगर 5 है 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -4, तो ये क्या हो जाएगा T5 माइनस T4। फिर से समझ लीजिए जिसको भी डाउट है। अब अगर आप इसका काउंट करेंगे C2 प्लस C3 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा Tn, दैट मीन्स 3 प्लस 1 माइनस Tn, दैट मीन्स T2, है ना। इनिशियल प्लस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। तो जितने नंबर ट्रेपेजॉइड के आएंगे उतने नंबर को आपको काउंट करना है और टोटल एरिया को आपको ऐड करनी है। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ AUC, एरिया अंडर द कर्व। एरिया ही तो मेजरमेंट करनी है ना। सेकंड मेथड और भी इजी है, जो भी एरिया आया है उसको आप कट कर दो और उसके बाद उसको वे कर दो, बट ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। एक्यूरेट मेजरमेंट फर्स्ट वाला ही है, जो हम कैलकुलेट करेंगे बायोफॉर्म में वो फर्स्ट वाले से, ट्रेपेजॉइडल मेथड से। ये है मेथड है आपको पढ़ना है, लेकिन इतने एक्यूरेट नहीं है। कट एंड वे मेथड, पहले आपने ट्रेपेजॉइड बना लिया, हर ट्रेपेजॉइड को आपने काट लिया सीजर से, उसको आपने वे कर लिया, एरिया बड़ा है वेट ज्यादा आएगा, ये इस बेस पर है ना। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अगर एरिया बड़ा है तो पेपर भी तो बड़ा होगा, उसी बेस पर ही है। और पहले सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको, जो भी वैल्यू है उसको इंटरपोलेट करनी है। पहले अगर मान के चलो आपने कंसंट्रेशन निकाली है अलग अलग टाइम पे, तो पहले कंसंट्रेशन को पुट करनी है, टाइम को पुट करनी है, फिर एक कर्व आएगा, उसको कर्व को आपको चेंज करनी है ट्रेपेजॉइड में, फिर उसको कट करनी है, फिर उसको वे करनी है। एक और मेथड है दैट इज नोन बाय टेलेनीमीटर। ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हो, इसमें से भी वही करते हैं, जो ट्रेसिंग है, आउटलाइन है, उसको आपको कट करके उसको मेजर करते हैं। इसका डिसएडवांटेज पहले ही मेंशन है, डिग्री ऑफ एरर इज हाई ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर और ह्यूमन एरर। लास्ट काउंटिंग द स्क्वायर, वहां पे ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालना था, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया। टोटल स्क्वायर को आप काउंट कर लो, उसके एरिया को मेजर कर लो और सबको ऐड कर दो। किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हाइट इनटू विड्थ। लेकिन जो फर्स्ट वाले मेथड है वो मोस्ट एक्यूरेट है और उसी मेथड से आपको निकालना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट वाला जो मेथड है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड, उसी को मेजरमेंट करनी है। तो ये हो गया आपके मेजरमेंट ऑफ AUC। जब आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, F रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट, FR रिप्रेजेंट रिलेटिव अवेलेबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट में किससे कंपेयर किया था, IV से, और रिलेटिव में किससे कंपेयर किया था, स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल डोज, कोई ऐसी मेडिसिन जिसका एक ही डोज है, ठीक है, उसके टाइम पे एब्सोल्यूट BA का फॉर्मूला है AUC ओरल डोज इन IV अपॉन AUC IV डोज इन ओरल। ये ओरल होगा, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे, AUC ओरल डोज ओरल नीचे, ठीक है, AUC IV डोज IV यहाँ पे।
अगर लिखना हो तो लिख लो, यहाँ पे मिस्टेक है। हाँ, इसे भी मिस्टेक है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव भी है, AUC टेस्ट, टेस्ट कौन सा होगा, जो भी आपका मार्केटेड है, और AUC स्टैंडर्ड, ठीक है, प्योर। उसके बाद D फॉर डोज स्टैंडर्ड, D फॉर डोज फॉर टेस्ट। ये है सिंगल डोज स्टडी। इन केस ऑफ मल्टीपल डोज, यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड है, दैट इज नोन बाय टाउ, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, और ये यू कैन से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाउ भी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूरेशन को, और यहाँ पे टेस्ट का टाउ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड का है। सिमिलरली इन केस ऑफ यहाँ FR के केस में ये टेस्ट का है, ये स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, इन केस ऑफ रिलेटिव, CSS, कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। जब आप मल्टीपल पढ़ेंगे, वो यूनिट 4 में हमें पढ़ना है, वहां पे हम बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट। बट ये समझ लो कि अभी के केस में जहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज नोन बाय स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्पेशली इन केस ऑफ मल्टीपल डोज में हम पढ़ेंगे CSS मैक्सिमम, CSS मिनिमम। ये तो हो गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व। सेकंड मेथड, दैट इज नोन बाय यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी। अब आप लोगों ने एक्सक्रीशन पढ़ा हुआ, एक्सक्रीशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वही सेम चीजें हैं, यहाँ पे भी आपको 3 पैरामीटर निकालने हैं, रेट ऑफ एक्सक्रीशन और मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि इसमें और प्लाज्मा कंसंट्रेशन में क्या सिमिलरिटीज है, देख लीजिए। यहाँ पे यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अनचेंज ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। जो भी अनचेंज ड्रग है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, सेकंड चीज, method is useful when there is lack of sufficient sensitivity analytical technique to measure drug concentration, and it is basically non-invasive method, so better patient compliance, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज DXU अपॉन DT max, सेकंड पैरामीटर TU max, एंड देन XU फ्रॉम 0 to infinite। ये तीनों पैरामीटर जो पहले आपने निकाला है उससे सिमिलर है। फर्स्ट वाला क्या पैरामीटर था, C max, DXU अपॉन DT max, सेकंड पैरामीटर T max, here TU max, थर्ड पैरामीटर AUC, that is XU starting from 0 to infinity। अब देखिए वन बाय वन। फर्स्ट है DXU अपॉन DT max, मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, ठीक है। इट्स वैल्यू इंक्रीजेज एट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। एब्जॉर्प्शन की रेट और एक्सटेंट दोनों पे डिपेंड करती है DXU अपॉन DT max। ये क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था। T max किस पे डिपेंड करती है, C max किस पे डिपेंड करती है, AUC किस पे डिपेंड करती है। सिमिलरली इन केस ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, DXU अपॉन DT max किस पे डिपेंड कर रही है, दोनों चीज पे, रेट एज वेल एज एक्सटेंट। ओके, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पीक ऑफ प्लॉट बिटवीन रेट ऑफ एक्सक्रीशन वर्सेज मिड पॉइंट टाइम ऑफ यूरिन कलेक्शन। ओके, फर्स्ट किसके एनालॉग है, अगर आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल देखेंगे तो C max के, ठीक है। सेकंड TU max, टाइम फॉर मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट, वहां पे क्या था इसके एनालॉग में, T max, जहां पे जिस टाइम पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव होती है, दैट इज C max। और वो किस पे डिपेंड करता है,
सिर्फ और सिर्फ रेट पे, एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इस वैल्यू डिक्रीजेज एज एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेज। इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एज एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेज। रेट पे डिपेंड कर रहा, रेट जितनी फास्ट होगी इसकी वैल्यू कम होगी, बहुत कम टाइम पे अचीव कर लेगा। जैसे वहां पे भी टी मैक्स रेट पे डिपेंड कर रही थी, रेट अगर फास्ट है टी मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इट इज सिमिलर टू और एनालॉग टू टी मैक्स ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। ये सारे क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर डाउट है तो पूछ लो। And the last one is XU starting from 0 to infinity, that is known by cumulative amount of drug excreted in urine। कितनी अमाउंट ड्रग की टोटल यूरिन से एक्सक्रीट आउट हुई है, दैट इज एनालॉगस टू AUC, एरिया अंडर द कर्व। इट इज रिलेटेड टू AUC ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल एंड इट इंक्रीजेज एज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। वहां पे भी AUC में AUC की वैल्यू बढ़ती है जब एक्सटेंट या अमाउंट बढ़ती है। यहां पे भी XU मैक्सिमम और क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज एज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। इसके जस्ट अपोजिट है ये, यहां रेट बढ़ने पे टी मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, यहां एक्सटेंट वैल्यू बढ़ने से AUC या X की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो फर्स्ट वाले किसके एनालॉग है, C मैक्स, सेकंड वाले T मैक्स, थर्ड वाले AUC। ये तो हो गए आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन एज वेल एज यूरिनरी एक्सक्रीशन मेथड। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, इन केस ऑफ सिंगल डोज एब्सोल्यूट भी है, रिलेटिव भी है, इन केस ऑफ मल्टीपल डोजिंग रिलेटिव भी है। ठीक है, यहां पे भी अगर आप एब्सोल्यूट लिखेंगे तो जैसे हमने पहले बताया वही सेम चीज है। XU किसको रिप्रेजेंट कर रहा, क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ओके, ये ओरल IV ओरल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। ओके, नाउ बायो अवेलेबिलिटी के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन टेस्टिंग मॉडल। पहले डिफिनेशन पढ़ ले, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन। बहुत प्रैक्टिकल परफॉर्म किया डिसोल्यूशन का आप लोगों ने, क्या होता है डिसोल्यूशन। यस आदर्श बताओ। इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट। चलो ठीक है, ये डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं स्टोमक की, स्टोमक का जो GI फ्लूइड है वो एक्वस नेचर का है। अगर आपके पास हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसकी डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था RDS, हाइड्रोफिलिक ड्रग की अलग होती है, लाइपोफिलिक ड्रग अलग होती है। हाइड्रोफिलिक ड्रग की RDS हो जाएगी रेट ऑफ परमिएशन, ठीक है, और डिसोल्यूशन उस कंडीशन में फास्ट होगी। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन की बात करें तो अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट होगी और लाइपोफिलिक ड्रग की रेट ऑफ डिसोल्यूशन स्लो होगी। ठीक है, अब डिसोल्यूशन के लिए आपको ड्रग के साथ में एक बफर चाहिए होता है। ठीक है, वो इसलिए चाहिए होता है कि जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो किसी ना किसी फ्लूइड में डिसॉल्व होगा। अगर आपको स्टोमक में डिसॉल्व करवानी है तो जो स्टोमक की pH है, एसिडिक इन्वायरमेंट, उसी pH की आपको बफर बनानी है और ये हम परफॉर्म करते हैं लैब में, तभी इसको बोलते हैं इन विट्रो डिसोल्यूशन
apparatus या इन विट्रो डिसोल्यूशन मॉडल, क्योंकि हम परफॉर्म कहाँ करते हैं, लैब में। लेकिन ये एज्यूम करते हैं कि सेम पैरामीटर्स, सेम फेनोमेना बॉडी के अंदर फॉलो हो रही है। ठीक है, ओके। तो डिसोल्यूशन मॉडल्स आपके जो सिलेबस में मेंशन है, वो आप ये वाली चीजें तो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई भी अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म है, टैबलेट या कैप्सूल, जो फर्स्ट प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर वो डिसइंटीग्रेशन होते हैं। डिसइंटीग्रेशन के बाद डिसोल्यूशन होते हैं। डिसोल्यूशन मतलब ड्रग इन सॉल्यूशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग इन ब्लड, और वहां से फिर बाकी के प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन। ओके, एज पर आईपी और एज पर यूएसपी we have different types of dissolution model. Okay, first method is known by Beaker method. उसके बाद अभी आप सिर्फ नाम देख लो, apparatus 1 rotating basket, apparatus 2 rotating paddle, apparatus 3 reciprocating cylinder method, 4 कहाँ बस आप आंख बंद करते हो और बोलना शुरू कर देते हो। ये फिफ्थ है, पैडल ओवर डिस्क। फर्स्ट टू में डिफरेंस है आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग। जो आईपी में फर्स्ट है वो यूएसपी में सेकंड है, जो यूएसपी में फर्स्ट है वो आईपी में सेकंड है। बाकी सारे के सारे सेम है। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बता दूं। फोर्थ भी है, सारे हैं। चलिए, रोटेटिंग बास्केट apparatus और रोटेटिंग पैडल आप लोगों ने देखा होगा, परफॉर्म भी किया। आपने क्या देखा, एक बास्केट टाइप का कंटेनर है जिसके अंदर हम वाटर को फिल करते हैं। उसके बाद 6 नंबर ऑफ हेमीस्फेरिकल सिलेंडर है। हेमीस्फेरिकल, उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, लेकिन जब आप फिल करने जाते हैं तो 900 ml। क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो नहीं हो। जैसे आप उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, ओवरफ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटी है हेमीस्फेरिकल की वो है 1 लीटर की, आपको फिल करना है 900 ml। एक टाइम पे आप 6 टैबलेट या कैप्सूल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हेमीस्फेरिकल सिलेंडर है वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। ठीक है, बास्केट या पैडल आप उसको नीचे लाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक पर, उसके बाद आरपीएम सेट करेंगे। आरपीएम मीन्स रोटेशन पर टाइम। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि जो टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन करना है इस बास्केट में, 37 ± 1 डिग्री। ओके, अब आपने जो भी टैबलेट यूज किया है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा। जो हेमीस्फेरिकल सिलेंडर है उसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है ये डिपेंड करता है कि जो आपकी ड्रग है वो कहाँ पे बॉडी के अंदर डिसॉल्व होगी। अगर स्टोमक में होगी तो आप बफर बनाएंगे एसिडिक, इंटेस्टाइन में होगी तो बफर बनाएंगे बेसिक, और अगर ब्रेन में करवानी हो तो ब्रेन का जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग आप बफर बनाएंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस पार्टिकुलर ऑर्गन पे जा करके ये ड्रग डिसॉल्व होनी है, उसी बेसिस पे आप बफर बनाएंगे। उसके बाद 6 टैबलेट आप एक साथ में वहां पे यूज करेंगे, और रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, इतने देर का प्रैक्टिकल आप लोग का नहीं होता, मास्टर वाले करते हैं। आप सैंपल वहां से विड्रॉ करेंगे, 2 ml निकालेंगे। आपके पास छोटे छोटे ट्यूब है, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। यस, उसमें आप 2 ml सैंपल निकालेंगे, उसको मार्क कर देंगे।
और आपको पता है कि जो फर्स्ट सैंपलिंग हुई है वो आधे घंटे के बाद हुई है, ये प्रोसीजर में मेंशन होगा। सेकंड सैंपलिंग 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद। सपोज कर लो टोटल एक्सपेरिमेंट 8 घंटे तक करनी है, ठीक है। आपने 2 ml सैंपल निकाला, कहां से निकाला सैंपल? हेमिस्फेरिकल सिलेंडर, क्योंकि जो आपकी ड्रग है, जो सॉल्वेंट सिस्टम है, वो कहां पर है? हेमिस्फेरिकल सिलेंडर में। बास्केट में आपने सिर्फ वाटर लिया हुआ और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और इसका कुछ रोल नहीं है, ठीक है। आपने क्या लिया? वाटर लिया, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और इसके कांटेक्ट में है हेमिस्फेरिकल सिलेंडर। 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, क्योंकि जो बॉडी की टेम्परेचर है वो इतनी ही है। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3, 4, 8 सैंपल विड्रॉ किया, सेम अमाउंट ऑफ बफर, और यू कैन से फ्रेश बफर आपने रिप्लेस किया। आपने 2 ml सैंपल निकाला, 2 ml बफर जो आपने बनाया हुआ एसिडिक पीएच का, वो वापस से रिप्लेस किया। कहाँ रिप्लेस करेंगे? सिलेंडर में, बास्केट में नहीं, जहां से आपने निकाला वहीं पे। वो क्यों करते हैं? वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। क्यों करते हैं? सिंक कंडीशन मेंटेन करने के लिए। वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए नहीं, सिंक कंडीशन मेंटेन करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फ्रेश बफर रिप्लेस करते हैं। सेम अमाउंट ऑफ बफर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जब टोटल सैंपल कलेक्ट हो गया, हम सैंपल को लेके जाएंगे यूवी के पास। यूवी में हमारे पास, आपने देखा वो छोटे छोटे, दो मिनट, आपने यूवी में देखा होगा, एक में आप ब्लैंक बफर डालते हैं, सेम बफर जो आपने यूज किया हुआ, एक में आप सैंपल डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यूवी से आपको एब्जॉर्बेंस मिल जाती है। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। फर्स्ट वाले में एब्जॉर्बेंस कम आएगी, फिर रेगुलरली इसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। और जैसे एब्जॉर्बेंस आ गई, फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, वहां से कंसंट्रेशन निकल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर 8 आवर्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट इज डिसॉल्व इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है। 1 घंटे पे कितने परसेंट ड्रग रिलीज हुई, 2 घंटे पे कितनी हुई, 4 आवर्स पे कितनी हुई, 8 आवर्स पे कितनी हुई। हमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ ड्रग को रिलीज करानी है। अब उसके लिए आपको हो सकता है 1 घंटे या उसके आगे भी परफॉर्म करनी पड़े, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब रिजल्ट शो करनी है तो ऑलमोस्ट 90% या उससे ज्यादा शो करनी पड़ती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डिसोल्यूशन मॉडल।